हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। और आइए आज पढ़ाई करते हैं हम लोग बिहार के समान ज्ञान। और पांचवा लेसन है उसका आधुनिक इतिहास के बारे में आज पढ़ाई करते हैं। बिहार में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार में यूरोपियों व्यापारियों के आगमन का क्रम देखिए। स्टार्ट करते हैं। पुर्तगीज, ठीक है। डच, उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद देखिए फ्रांसीसी, फिर देखिए डेनिश। ओके, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट। यूरोपीय व्यापारियों का 7वीं शताब्दी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था। फिर नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल की हुगली में था। हुगली से जलमार्ग द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीदकर यूरोप ले जाते थे। फिर देखिए बिहार में डच व्यापारियों का आगमन। देखिए दोस्तों, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। फिर देखिए 1662 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब से डच प्रधान नाथियस बैगडेन बारूक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु एक फरमान प्राप्त किया। डच मुख्यतः शेरों का व्यापार करते थे। इसके अलावा नील, अफीम एवं सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी अभिरुचि थी। वर्तमान में पटना और संग्रहालय डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। अन्य डच हॉलैंड व्यापारियों की फैक्ट्री वर्तमान पटना सिटी नेपाली कोठी के निकट में थी। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में लगभग हुई थी। अब आइए दोस्तों अगला नेक्स्ट, बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। अब देखिए फ्रांसीसी कंपनी 1734 ईस्वी में पटना में एक माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी बिहार में मुख्यतः शेरों की प्राप्ति करते थे। फ्रांसीसी यात्री तेवनिये के अनुसार पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर था तथा उसी उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। फिर आइए दोस्तों अगला देखते हैं, बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन। बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री नेपाली कोठी की स्थापना 1774 से 75 ईस्वी में हुई। फिर देखिए नेक्स्ट दोस्तों, डेनिश मुख्यतः सूती वस्त्र शेरों का व्यापार करते थे। अब अगला देखिए दोस्तों, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ये देखिए बड़ी मजेदार है दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। शेरों के सोडा के व्यापार से लगभग लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह फैक्ट्री 1621 ईस्वी में बंद हो गई। अंग्रेजों को पहली सफलता 1651 में मिली, जब अंग्रेजों ने पटना में गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और सोडे की प्राप्ति मात्र था। आगे के क्रम में इनकी रुचि नील की ओर भी हो गई। जॉब चार्नोक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। वह इस पद पर 1680 से 1681 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार का सूबेदार शाइस्ता खान
द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से जॉब चार्नोक क्षुब्ध हो गया था। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल ने बिहार में 1670 से 1671 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल की चर्चा की थी। मुगल शासक शाहजहां के काल में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। अब देखिए दोस्तों, बिहार में यूरोपीय कंपनी का नाम पुर्तगाली फैक्ट्री, स्थापना 16वीं सदी पूर्वार्ध, उत्पाद था सूती वस्त्र। फिर देखिए दोस्तों, कंपनी का नाम डच फैक्ट्री, स्थापना वर्ष 1632 ईस्वी, उत्पाद देखिए अनाज, सोडे, सूती वस्त्र। फिर देखिए कंपनी का नाम ब्रिटिश फैक्ट्री, स्थापना 1651 ईस्वी, उत्पाद नील, सूती वस्त्र। फिर देखिए दोस्तों, कंपनी का नाम डेन फैक्ट्री, स्थापना वर्ष 1674 ईस्वी, उत्पाद सूती वस्त्र, सोडा। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। फिर से पढ़िए दोस्तों, 1656 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था तथा युद्ध के उपरांत मीरन बिहार का उपनवाब बना। फिर अगला देखिए दोस्तों, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1660 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अगला देखिए दोस्तों, मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित करी, स्थानीय यूरोप से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद वह अवध के नवाब सिजाउद्दौला एवं फिर से पढ़े दोस्तों, इसके बाद वह अवध के नवाब सिजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। फिर देखिए दोस्तों, कंपनी ने बिहार में सीताव राय को दीवान नियुक्त किया था। राजा रामनारायण तथा सीतावराय बिहार में नियुक्त महत्वपूर्ण उप प्रांतीयों में से एक थे। बक्सर के युद्ध के उपरांत बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां उप प्रतापति धीरज नारायण के सहयोग से चलाता था। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई। इसके सदस्य रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज बेंसीटोड थे। 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बिहार एवं बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने की घोषणा की। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने
सीताव राय को बर्खास्त कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को रायन की उपाधि प्रदान की। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बिहार में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1781 में पटना लगान परिषद को समाप्त कर एक लगान प्रमुख की नियुक्ति की गई। पहले लगान प्रमुख विलियम मैक्सवेल थे। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गोर्स्टीन द्वारा गोलघर का निर्माण करा गया, जो 20 जुलाई 1886 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अगला देखिए दोस्तों, वर्ष 1979 में गोलघर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 1865 ईस्वी में पटना से अलग कर गया जिले का निर्माण किया गया। नोट में देखिए दोस्तों, 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर का राज्याभिषेक पटना में किए गए थे। ठीक, पटना की फैक्ट्री में अली गौहर शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ। पटना के पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को 1790 ईस्वी में नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बिहार में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। फिर अगला देखिए दोस्तों, बिहार में जातीय विद्रोह एवं नजर में। इसमें देखिए दोस्तों, प्रमुख जनजातीय विद्रोह। पहला देखिए दोस्तों, तमाम विद्रोह जो 1789 से 1794 ईस्वी तक हुआ। इसमें पहला पार्ट देखते हैं दोस्तों, 1789 ईस्वी से 1794 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर की उरांव जनजातियों द्वारा जमींदारों को शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया गया। इसके अतिरिक्त इन जनजातियों द्वारा जमींदारों को विरोध में आंदोलन चला गया, जिसे तमार विद्रोह कहा गया। अब देखिए दोस्तों, चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों, भूषण सिंह जो स्वयं एक चेरो थे के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद भी विद्रोह जारी रहा। फिर देखिए अगला दोस्तों, कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी तक। यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार तथा आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बनसिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना एवं उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। अगला देखिए दोस्तों, दिकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण श्रृंगारी मानकी एवं सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह की शुरुआत कर दी। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की स्थापना शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियम रेगुलेशन 13 का प्रावधान लागू किया गया है। इस कानून के अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खरगडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को प्रमुख रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया था। इस प्रशासनिक
क्षेत्र पर प्रशासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व को सौंपी गई। इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस बिकिंस थे। अगला देखिए दोस्तों, ये वही बिकिंस थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी एवं आगे जनसाधारण में किसून साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिलिकिसन रूल बनाया, जिसे कोल्हान क्षेत्र में 1837 ईस्वी में लागू किया गया। अगला देखिए दोस्तों, भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक चला। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम के राजा बेलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश की दमनकारी लगान व्यवस्था थी। इस प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम के क्षेत्रों में था। अगला विद्रोह देखते हैं दोस्तों, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों में बेगारी करवाना। इस विद्रोह के मुख्य उद्देश्य थे दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत कर तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। जून 1855 में भोगनाडीह साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। संथाल विद्रोह में महिला ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों फूल और झानों के रूप में मिलता है। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर के राजमहल तक हो गया था। बरहैत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। दामन कोह में सिंधु, कान्हू, चांद तथा भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने एवं बीरभूम में गोड़ा मांझी ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। सर्वप्रथम मेजर बाड़ो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमस ने सहयोग प्रदान किया था। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहैत में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 1855 से के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामन एवं कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा एवं राजमहल 4 जिले थे। साथ ही
1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पूर्णतः बहाल किए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म लेने का कारण अवश्य बना गया। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। अगला देखिए दोस्तों, अगला विद्रोह क्या है? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह पढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। 1899 से 900 ईस्वी में हुए आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया था। चूंकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भू स्वामित्व व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को रांची वर्तमान खूंटी जिले के अलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? ये वर्तमान में है खूंटी जिला, जो रांची में है, अलीहातू गांव में। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम जयपाल एवं बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित चाईबासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद डेविस नाम से हुआ। आगे बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया एवं आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहां इन्होंने वैष्णव धर्म को जाना। फिर बिरसा मुंडा वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म कहा एवं इससे अनुयायी बिरसाइत कहे गए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा के केवल सिंह बोंगा की पूजा करते थे। बिरसा केवल सिंह बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ शैल रेखा पहाड़ी पर विद्रोहियों एवं अंग्रेजों से लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फॉरवेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हुई। 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर सिंहभूम में पकड़ लिया गया। 3 फरवरी 1990 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 जून 1990 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने जेल में अंतिम सांस ली। विद्रोह के कारण
विद्रोह के कारण मुंडा कूटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मशीनरियों की भ्रामक नीतियां एवं मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा आदि थे। तात्कालिक कारण 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षित अधिनियम था। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, दिक्कुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध करना। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम वर्ष 1902 में गुमला एवं वर्ष 1903 में खूंटी के अनुमंडल के रूप में स्थापित करना किया जाना, वर्ष 1908 में के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित एवं खूंटकट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध एवं भू राजस्व की दरें निर्धारण करना। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, टाना ताना भगत आंदोलन। टाना ताना भगत आंदोलन, इसमें देखिए दोस्तों, ताना का शाब्दिक अर्थ ताना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ताना भगत एवं इनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन अपनी शुरुआती चरण में कुरुख या उड़ाओं का मूल धर्म के नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 से इसने उड़ाओं में धार्मिक सुधार संबंधित कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश उरांव के देवता की आराधना कर बल दिया, पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिक्कुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिसके कारण उसे वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। प्रायः आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है एवं उसे जर्मन कैंसर बाबा भी कहा जाता है। आगे चलकर ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भिखू भगत के नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे प्रस्तुत। प्रथम सूत्री देखिए दोस्तों, उन्हें शासन प्रदान किया जाए। सेकंड सूची देखिए दोस्तों, राजपद समाप्त किए जाए। थर्ड सूत्री देखिए दोस्तों, समानता स्थापित किए जाए। चौथा सूत्री देखिए दोस्तों, भू राजस्व समाप्त किए जाए। फिर अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए, पलामू के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती है। दिसंबर 1919 को तुड़िया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देंगे का आंदोलन चलाया, परंतु समय बीतते के साथ ताना भगत आंदोलन छीन पड़ने लगा तथा इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना तथा वे यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत ने नेतृत्व में ताना भगत की पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। ताना
ताना भगत के ने शराब दुकानों पर धरना देकर सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लिया, लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। वर्ष 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपयों की भेंट दी थी। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, प्रमुख विद्रोह। एक नज़र में देखिए दोस्तों, ढाल विद्रोह धाड़ विद्रोह काल था 1767 से 1777 ईस्वी। क्षेत्र देखिए सिंहभूम, नेतृत्वकर्ता देखिए जगन्नाथ ढाल। चुआर विद्रोह देखिए दोस्तों, ये वर्ष था, ये काल था 1769 से 1805 ईस्वी। क्षेत्र देखिए सिंहभूमि था और नेतृत्वकर्ता था रघुनाथ महतो। फिर देखिए अगला दोस्तों, चेरो विद्रोह, ये देखिए 1770 से 1771 ईस्वी तक काल था इसका, और क्षेत्र पलामू क्षेत्र था और नेतृत्वकर्ता थे जयनाथ सिंह। अगला देखिए दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह, काल था 1772 से 1782 ईस्वी। क्षेत्र था संथाल परगना और इसके नेतृत्वकर्ता थे रानी सर्वेश्वरी एवं जगन्नाथ देव। तिलका आंदोलन काल देखिए दोस्तों 1784 ईस्वी एवं क्षेत्र देखिए दोस्तों, क्षेत्र देखिए राजमहल क्षेत्र और इसके नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, तमाड़ विद्रोह, काल देखिए दोस्तों 1789 से 1832 ईस्वी। क्षेत्र देखिए दोस्तों छोटा नागपुर और इसके नेतृत्वकर्ता थे विष्णु मानकी एवं भोलानाथ सहाय आदि। अगला देखिए दोस्तों, चेरो विद्रोह, काल था 1800 ईस्वी और क्षेत्र पलामू और नेतृत्वकर्ता थे भूषण सिंह। फिर ऐसे ही अच्छे टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।